लीव सैलरी एनकेसमेंट। इस समय हम बात करें कि यदि कोई भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर से यदि रिटायरमेंट के टाइम बहुत कुछ अमाउंट ऐसे भी है जो रिटायरमेंट से पहले भी मिल जाते हैं, जैसे ग्रेच्युटी ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है, लेकिन जनरली रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। तो अपन ने पेंशन पढ़ लिया था, एक अपन ने क्या पढ़ा था, ग्रेच्युटी, जो अपन ने कल पढ़ा था। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द लीव सैलरी एनकेसमेंट। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द लीव सैलरी एनकेसमेंट। लीव सैलरी एनकेसमेंट का मतलब क्या होता है? लीव का मतलब होता है ऑफ्स, छुट्टियां। इसका मतलब यदि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या करता है, लीव्स मतलब छुट्टियां प्रोवाइड करता है कि आपको महीने में या ईयर में इतने ऑफ्स अलाउड है, और यदि वो आपने ऑफ्स नहीं लिए तो वो ऑफ्स के बदले आप क्या ले सकते हैं, उसको एनकेस, एनकेस मतलब उसका मनी ले सकते हैं। क्या कहा, समझ में आई बात? मैंने क्या कहा, समझ में आई बात? लीव सैलरी एनकेसमेंट मतलब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी लीव्स प्रोवाइड करेगा, और एम्प्लॉयर का अपना अपनापन याद नहीं कर सकते। कोई साल भर की 12 छुट्टियां अलाउड करता है, कोई 24 अलाउड करता है, कोई 30 अलाउड करता है, कोई 40 अलाउड करता है, कोई 2 महीने की अलाउड करता है, कोई 3 महीने की अलाउड करे। ये तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो डिसाइड करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से जितनी भी लीव्स नहीं ली, उस लीव्स के बदले वो क्या कर सकता है, ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट भी पैसा ले सकता है, और रिटायरमेंट के टाइम भी बोल सकता है कि मैंने अब तक जितनी भी छुट्टियां नहीं ली है उसका पैसा मुझे दे दो। मतलब पैसा दे दो मतलब जितनी छुट्टियां नहीं ली है उन छुट्टियों का मुझे क्या करो, एनकेसमेंट कर दो, पैसा दे दो, मनी। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा जूम कर देता हूं, मुझे लगता है लास्ट तक पढ़ने में आ रहा होगा। यस। तो यहाँ पे अपन बात करें पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड इज लीव सैलरी एनकेसमेंट। क्या है बेटा? लीव सैलरी एनकेसमेंट। पॉइंट नंबर थर्ड का पॉइंट नंबर ए, ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट। तो यदि कोई भी लीव सैलरी का एनकेसमेंट यदि आपने किया ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट, जॉब करते करते, क्या होता है, एम्प्लॉय के बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो पैसे की जरूरत होती है। तो पैसे की जरूरत होती है तो बोलता है कि भैया 10 साल के अंदर मैंने इतनी छुट्टियां नहीं ली है, तो एक काम करो, मेरी 25 या 30 या 40 जितनी भी छुट्टियां हैं उनका पैसा दे दो। बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, बच्चे की बीमारी के लिए चाहिए, खुद की बीमारी के लिए चाहिए, पत्नी की बीमारी के लिए चाहिए, पति की बीमारी के लिए चाहिए, भैया घर में रहने वाले हैं, बजट लिमिटेड होता है, तो पैसे की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप रिटायरमेंट के टाइम में आप एनकेज कराओ, आप ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट भी एनकेज करा सकते। तो यदि आपने लीव सैलरी एनकेजमेंट को, क्या बेटा, लीव सैलरी एनकेजमेंट यदि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट यदि आपने क्या किया, उसको एनकेज किया, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, मतलब वेदर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, सबके लिए टैक्सेबल है, 1 रुपया भी एग्जेम्प्ट नहीं है। कोई कंफ्यूजन? अगेन देयर इज एग्जेम्पशन अवेलेबल, और एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल ए के अंदर। एग्जेम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल ए के अंदर, यदि आपने लीव सैलरी एनकेज की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कब की? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो यदि रिटायरमेंट के टाइम यदि आपने लीव सैलरी एनकेज की और जितना भी आपने अमाउंट रिसीव्ड किया, तो कुछ अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल ए। इसमें भी दो बातें, आप कौन से एम्प्लॉई हो। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई का मतलब हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, क्या बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के यदि आप एम्प्लॉई हो तो फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा लोग क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनना। ये भी बेनिफिट है, इनकम टैक्स बहुत बेनिफिट देता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, एग्जेम्पशन ज्यादा अवेलेबल है। यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको एग्जेम्पशन लिमिटेड है, एग्जेम्पशन तब भी मिलती है लेकिन एग्जेम्पशन लिमिटेड है। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको क्या है, एग्जेम्पशन का अमाउंट ज्यादा है। तो मींस लीव सैलरी एनकेजमेंट के अंदर क्या बेटा, लीव सैलरी एनकेजमेंट यदि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यदि आपने रिसीव किया, और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो फुल अमाउंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। यस, हमें पढ़ना क्या है, यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हुए तो आ जाओ बेटा, अपन कहां पे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सर क्या ये, यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट,
यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कवर किया हुआ है, लोकल अथॉरिटी और स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन भी इसमें कवर्ड नहीं है। मींस यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको बोला जाएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तब तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा लीव सैलरी क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है। अदर एम्प्लॉइज के अंदर जो प्राइवेट एम्प्लॉइज है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज है, वो तो कवर है ही, साथ में जो लोकल अथॉरिटी क्लियरली दिया हुआ है, लोकल अथॉरिटी और जो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉइज हैं वो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कवर किया हुआ है। समझ में आया बेटा? तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो और यदि आप कोई भी लीव सैलरी एनकेसमेंट यदि रिसीव करते हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर लोकल अथॉरिटी और स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन भी कवर्ड है। तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, यहाँ पे 3 नहीं 4 अमाउंट है। कितने अमाउंट है बेटा, कितने अमाउंट है, 4, 1 2 3 4। इन चारों में से जो लोअर अमाउंट है उतना क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, एग्जेम्पशन जो मिलेगी वो मैंने अभी बताया, एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डबल ए के अकॉर्डिंग मिलेगी। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, 1 2 3 4 विच एवर इज लोअर। पॉइंट नंबर 1 वो स्टाइल आपको बताइए सर, 1 तो आप लप्पा है, ये तो आपको हर जगह मतलब लिखना है, ये तो आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या हो गया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा आपको याद रखना है कि जो लीव सैलरी एनकेसमेंट है, तो यहाँ पे जो एग्जेम्पशन है वो कितनी है, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपीज। तो याद हो गए बेटा, ग्रेचुटी में मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 20 लाख रुपीज। ग्रेचुटी में मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 20 लाख रुपीज, ऐसे याद रखना पड़ेगा। और लीव सैलरी एनकेसमेंट के ना मैक्सिमम लिमिट कितनी है बेटा, 25 लाख रुपीज। कितना है, आवाज नहीं आ रही, 25 लाख रुपीज। तो पहला क्या हुआ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा क्या हुआ, मैक्सिमम 25 लाख रुपीज। थर्ड कॉमन से, थर्ड एंड फोर्थ। देख लो, सुनना मेरी बात, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि ये एम्प्लॉयर का एक तरीका भी हो सकता है। एग्जेम्पशन मिलती है ना, अब मिलती है लीव सैलरी में, तो ऐसा एम्प्लॉयर बोल सकता है, देख सिर्फ तेरी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, छुट्टियों के ब्याह पे पैसा ले ले सैलरी का, तेरे को 1 साल में 11 महीने की छुट्टियां देता हूं, लेना मत, निकाल दूंगा तेरे को मैं। छुट्टियां तेरे को 1 दिन की मिलेगी, लेकिन बस लिखने के लिए बोल रहा हूं कि वैसा ही तरीका है जैसे कि कुछ लोग, कभी सुना हो कि जो आर्टिकलशिप करते हैं, तो देखो कुछ बच्चे पहले ही बोलने लगे, तो यदि आप आर्टिकलशिप यदि करते हो, अभी तो ये जमाना नहीं है, अभी नहीं है ये, क्योंकि अभी तो सीएस आर्टिकल ही नहीं मिलते उनको, अभी तो हाथ पैर के आजा जी, आओ जी। लेकिन जब भीड़ होती है, जैसे 2013 14 15 16 के अंदर ये टाइम था, तो यदि आप सीए या सीएस की आर्टिकलशिप करते हो तो आपको बोलते हैं 5000 का स्टाइफन मिलेगा, 10,000 का स्टाइफन मिलेगा, और फिर फर्म बोलती रुक जा, तेरे को देंगे तू वापस से दे देना, मिलेगा नहीं तेरे को। ऐसे बहुत सारी फर्म्स करती है, आजकल तो आपको नहीं मिलेगा ये, क्योंकि अभी तो मार्केट में सीएस की वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, वो तो रेडी है भैया, आ जाओ कोई तो आ जाओ, फोन करते रहते हैं, आता ही नहीं है कोई। तो अभी ये वाला सिनेरियो नहीं है, लेकिन जब बहुत ज्यादा भीड़ थी 2015 16 17 18 के अंदर, तभी डाउनफॉल आता है। अब जैसे अब सबको लग रहा है रिक्वायरमेंट है, तो और बच्चा धीरे धीरे पता करेगा तो सीएस के पीछे बढ़ेगा, क्योंकि अभी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, वो अलग बात है। वैसे यहाँ पे भी कंसेप्ट है, क्या पता, क्या पता कि एम्प्लॉय को बोल दे कि तेरे को भी 11 महीने की छुट्टियां दे रहा हूँ सिर्फ लिखने के लिए, जिससे कि तेरा टैक्स कम लगे। छुट्टियां तेरे को लेनी नहीं है, तेरे को छुट्टियां से 12 दिन लेनी है, 24 दिन लेनी है, 2 महीने लेनी है। इसका फायदा क्या होगा, अब वो छुट्टियां लेगा नहीं, जो सैलरी उसको उतनी मिलनी है, लेकिन वो किसके नाम से मिल रही है, लीव सैलरी के नाम से, और लीव सैलरी के नाम से क्या करेगा वो, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो ऐसे नहीं देनी है एग्जेम्पशन। तभी 2 लॉजिक है,
ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट जितना भी लीव सैलरी एनकेस रिसीव करोगे तो फुल्ली टैक्सेबल है। यदि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी आप रिसीव करोगे तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपका एम्प्लॉयर तो कुछ भी कर दे। देखिए लॉजिकली कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए। इनकम टैक्स बोलता है 1 साल में 1 महीना। कितना बेटा? 1 महीना मतलब 30। नहीं आया समझ में? आई रिपीट, देखो आपका एम्प्लॉयर 1.5 महीने की छुट्टियां देता है, 2 महीने की देता है, 15 दिन की देता है, हमें मतलब नहीं है। हम जब लीव क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कंसिडर करते हुए कि कितना लीव्स अलाउड है। तो एम्प्लॉयर हो सकता है कि आपको लीव्स 2 महीने की अलाउड करे, या 1.5 महीने की अलाउड करे, या 3 महीने की अलाउड करे, हम नहीं जानते। थर्ड पॉइंट, इनकम टैक्स से अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स बोलता है कि जब भी हम लीव्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे तो ये कंसिडर करते हुए कैलकुलेट करेंगे कि इनकम टैक्स से अकॉर्डिंग कितना लीव्स अलाउड है। और इनकम टैक्स बोलता है हमारे हिसाब से जो लीव्स अलाउड है 1 ईयर का 1 मंथ। क्या बोला मैंने? 1 ईयर का 1 मंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपने 10 साल यदि काम किया है, यदि आपने 10 साल यदि काम किया है तो क्या हो गया? 10 मंथ्स। यदि आपने 15 साल यदि काम किया है तो 15 महीने। नहीं आया समझ में? स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? लीव्स क्रेडिट एज पर आईटी। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मत कर देना, बोले तो आईटी इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स से अकॉर्डिंग लीव्स क्रेडिट क्या होता है? देखो लीव्स क्रेडिट का फॉर्मूला मैं बता देता हूं कॉमन सेंस से। कोई बताएगा क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में आना या बैलेंस। यहाँ पे जो क्रेडिट यूज किया गया है वो बैलेंस के हिसाब से यूज किया गया है। लीव्स मतलब ऑप्स, तो ऑप्स का कितना बैलेंस बचा फिर निकाल सकता है कि सर लीव्स का बैलेंस कितना बचता है। कैसे निकालोगे? लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन। ये जो मैं फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूं, जिन लोगों ने जॉब कर रखी है, यदि आप उनको बोलोगे फॉर्मूला याद कर लो, बोले पागल है क्या, ये तो पता है। क्योंकि ऑब्वियसली आप भी इमेजिन करो, आप यदि आप कहीं जॉब करते हो तो आप कैसे करोगे, भैया आप मुझे कितनी ऑप्स अलाउड करते हो, तो आप क्या लिखोगे? लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन। तो लीव्स बैलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला बेटा, लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन बाय द एम्प्लॉय। पर एम्प्लॉय ने कितना लीव्स अलाउड किया, उसमें से कितना लीव्स एम्प्लॉय ने ले लिया, तो उसको क्या बोलोगे? इतना लीव्स का बैलेंस पड़ा है। ये लीव्स का क्रेडिट है एट द एंड ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के पास इतना लीव्स का बैलेंस है। कितना बैलेंस है? लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन। ये जो लीव्स बैलेंस होता है ये दो तरीके से निकलता है। एक कैलकुलेट किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा एक्चुअल बेसिस पे, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं आपको 2 महीने की छुट्टी अलाउड करता हूं, तो उसके हिसाब से आपने क्या किया? लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन, ये हो गया लीव्स बैलेंस। और इस लीव्स बैलेंस के आधार पे अपन ने क्या किया? पॉइंट नंबर 1 कैलकुलेट कर लिया एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कि जितना छुट्टियों का बैलेंस पड़ा है उसके हिसाब से आपने क्या किया? लीव एनकेजमेंट रिसीव्ड कर लिया। ये है पॉइंट नंबर 1। फिर वापस हम क्या करेंगे? लीव्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस बार एक्चुअल बेसिस पे नहीं, इस बार आईटी के अकॉर्डिंग। आईटी मतलब तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन, लेकिन आईटी के अंदर जो चेंज हो जाएगा वो क्या चेंज होगा? लीव्स अलाउड एज पर इनकम टैक्स। क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है कि कितनी लीव्स अलाउड है? ओनली 1 मंथ। कितना लीव्स अलाउड है? ओनली 1 मंथ। आवाज नहीं आ रही? समझ में आ गया? लीव्स क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स फॉर्मूला लिख लो सब नोट नंबर 1 में। लीव्स अलाउड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961, कितना? मैक्सिमम 30 डेज मतलब 1 मंथ फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। और ये हमेशा बड़े ध्यान से पढ़ना, अलर्ट होके। यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज लाइक नॉन पोगा गैचुटी। तो गैचुटी में जब हमने नॉन पोगा पढ़ा था वहां पे भी याद होगा आपको, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज एक्यूरेट लिया था, राउंड ऑफ अलाउड नहीं था। यदि आपके 11 साल 9 महीने हुए तो 11 साल ही आएगा। नॉन पोगा में भी यही था और यहाँ पे भी यही है। यदि 11 साल 9 महीने तो कितना आएगा बेटा? फ्रैक्शन इग्नोर, तो 11 साल। सर यदि 11 साल 11 महीने हो तो भी 12 साल नहीं, 11 साल ही होगा। नहीं आया समझ में? समझ में आ रहा है सबको?
आई रिपीट, लीव्स अलाउड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जितने भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज आपने कंप्लीट की है उसका 30 डेज मतलब 1 मंथ माइनस लीव्स टेकन, ये एक्चुअल बेसिस पे आएगी, तो ये आ जाएगा आपका लीव्स क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। लीव्स क्रेडिट मतलब लीव्स बैलेंस एज पर आईटी एक्ट, कैसे, लीव्स अलाउड माइनस लीव्स टेकन तो आपका एक्चुअल वाला आएगा। इनकम टैक्स में अलाउड कितना है, 1 ईयर का 1 मंथ, जितने भी आपने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज की है उसका 1 मंथ का आपको क्या होगा, लीव्स अलाउड होगा, माइनस लीव्स टेकन एक्चुअल बेसिस, ये आ जाएगा लीव्स बैलेंस एज पर आईटी। तीन हो गए बेटा। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, बोलो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी एनकेसमेंट रिसीव्ड। पॉइंट नंबर 2 मैक्सिमम 25 लाख रुपीस। नंबर 3 लीव्स क्रेडिट एज पर आईटी, ये अपन ने अभी निकाला वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग, इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, क्योंकि जब भी सैलरी की बात आएगी तो आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आएंगे, एवरेज लेना है या लास्ट लेना है। जब होगा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, एवरेज सैलरी ज्यादा होती है या लास्ट सैलरी ज्यादा होती है, एवरेज सैलरी ज्यादा क्या होती है बेटा, बेटा तुम्हें यदि नहीं समझ में आया तो मत समझो, आप लिख लो, आप इसको लिख लो। और ये आपको पता है कि सैलरी जनरली बढ़ती है, कम नहीं होती, बहुत रेयर केसेस में होगा, क्योंकि एम्प्लॉय को समझ में नहीं आएगा, कम किसी को बर्दाश्त नहीं है। वैसे जैसे कि पॉकेट मनी मिलती हो, तो पहले पॉकेट मनी मिलती थी 1000 रुपए, फिर 2000, फिर 3000, फिर अब 200 रुपए। अब ये घर से निकाल दो, बढ़ती है, कम नहीं होती, महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं होगी कभी भी। या तो पॉकेट मनी मिलती ही नहीं होगी, जैसे मेरे को कभी मिली नहीं, या तो पॉकेट मनी नहीं मिले तो चलेगा, यदि पॉकेट मनी मिलेगी तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी, या तो उतना ही दे दो, कम नहीं। इधर सैलरी आपके ऐसे बढ़ती है, तो एवरेज में लोगे तो ऑब्वियसली वो एवरेज में कम होगी, लास्ट सैलरी ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात। यानी ये क्यों बताया, पोगा बेनिफिट देता है, क्योंकि आप लो में कवर्ड हो। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हो तो हमने सैलरी भी कौन सी ली, लास्ट सैलरी, लेटेस्ट सैलरी ली। यदि आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो, जो हमने कल पढ़ा था, तो हमने उसमें भी क्या लिया था, एवरेज सैलरी लिया था। यहां भी आपको याद रखना पड़ेगा, जब लीव सैलरी एनकेसमेंट निकालोगे आप, तो जब आपको सैलरी लेनी पड़ेगी तो सैलरी कौन सी होगी, लास्ट और लेटेस्ट नहीं, एवरेज सैलरी। कौन सी सैलरी, एवरेज सैलरी। समझ में आ गया बेटा। वापस रिपीट कर देता हूं, पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है सबको। पॉइंट नंबर 3 में क्या लेना है बेटा, लीव क्रेडिट। लीव क्रेडिट मतलब लीव्स का बैलेंस, छुट्टियों का बैलेंस एज पर आईटी एक्ट। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जल्दी बोलो सर। मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। तो लास्ट 10 मंथ्स की जो भी आपकी एवरेज सैलरी आएगी वो आपको लेना होगा। क्या लेना होगा, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स का जो भी आपका एवरेज सैलरी आएगा वो पर मंथ आपको एवरेज सैलरी कंसिडर करनी। फिर कंफ्यूजन, नोट नंबर 1 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज सैलरी पर मंथ। यहां पे भी आपको याद रखना होगा 10 मंथ्स। इनकम टैक्स में बारीकियां बहुत ज्यादा है। कल अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था, इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, याद है सबको। और यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर यदि कवर्ड नहीं है, तो अपन ने क्या लिया था, आपको होगा याद होगा, एवरेज सैलरी लिया था सर, 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज किया था हमने। एक हल्का सा डिफरेंस है ना, वहां भी एवरेज सैलरी है, 10 मंथ्स की सैलरी का ही एवरेज होगा, लेकिन वहां पे जिस मंथ में आप रिटायर्ड हुए थे उस मंथ को इग्नोर किया था। आपको याद होगा कल मैंने एग्जांपल लिया था, आज क्या डेट है, कल थी 11 सितंबर, तो हमने बोला था कि सितंबर मंथ को इग्नोर करके अगस्त से स्टार्ट होगा 10 मंथ्स। याद है वाली बात, किसमें, नॉन पोगा के अंदर। मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो, याद हो। और इफ एम्प्लॉइज, इफ यदि एम्प्लॉय को लीव सैलरी इन केस में यदि रिसीव्ड हो रही है तो तब भी आपको एवरेज सैलरी करनी है। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एवरेज सैलरी होगी वो क्या होगी, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। क्या होगा बेटा, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। क्या होगा, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट।
नहीं आया समझ में? अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट का मतलब क्या हो? जैसे आज की डेट बताओ, आज की डेट, आज 12 सितंबर है, तो यदि मैं लीव सैलरी एनकेजमेंट मतलब रिसीव करूंगा एट द टाइम रिटायरमेंट, तो मैं रिटायर्ड हुआ 12 सितंबर को, तो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट का मुझे देखना पड़ेगा। कैसे? 12 अगस्त से 12 सितंबर, 12 जुलाई से 12 अगस्त। अब आया समझ में मैंने क्या बोला? दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ में आया? हेलो एवरीवन, बहुत हल्का सा डिफरेंस है लेकिन जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। इफ एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर दी पोगा, यदि एम्प्लॉय पोगा के अंदर यदि कवर्ड नहीं है तो वहां भी एवरेज सैलरी ली जाती है, लेकिन वहां पे एक चेंज ये है कि जिस मंथ में आप रिटायर्ड हुए वो मंथ इग्नोर किया जाएगा, और जबकि लीव सैलरी एनकेजमेंट के अंदर भी एवरेज सैलरी ही लेनी है, वही 10 मंथ्स की लेनी है, वही 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी लेनी है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट मीन यदि आप 12 सितंबर को रिटायर्ड हुए तो 12 अगस्त से 12 सितंबर ये एक महीना होगा, वो भी कंसिडर किया जाएगा। ऐसे आपको 10 मंथ्स की सैलरी निकालनी है। समझ में आ गया? तो सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा? वही बेसिक पे, और कल डीए पर ने कितना लिया था? फुल लिया था, यदि आपको याद हो। नॉन पोगा, नॉन पोगा में क्या लिया था? फुल डीए लिया था ना बेटा? कल याद होता, वो पोगा में लिया था। पोगा में क्या लिया था? फुल डीए लिया था। लेकिन अभी किसकी बात करो? नॉन पोगा की। तो नॉन पोगा के अंदर भी आपने सर बेसिक पे पूरा लिया था, सर डीए लिया था इफ एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड आपने लिया था कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, वही 3 आइटम, वही लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी। पर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी में अप टू द, क्या बेटा? अप टू द रेट ऑफ रिटायरमेंट। और एवरेज कैसे करेंगे कल मैंने आपको बता ही दिया था। समझ में आ गया बेटा? जैसे आपकी लास्ट 10 मंथ्स की आपको बेसिक सैलरी ले ली, तो लास्ट 10 मंथ्स की बेसिक सैलरी को आप ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 10 कर दो, वो एवरेज सैलरी आ गई। फिर आपने क्या किया? डीए ले लिया एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लास्ट 10 मंथ्स का आपने ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय 10 कर लिया, तो एवरेज डीए आ गया। फिर आपने लास्ट 10 मंथ्स का क्या किया? कमीशन आपने ऐड कर लिया एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला, और उसको लास्ट 10 मंथ्स का ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 कर लिया, तो वो क्या आ गया? एवरेज आ गया। तीनों को आपने ऐड किया तो क्या आ गया? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स पर मंथ। समझ में आ गया बेटा? पॉइंट नंबर 3 याद हो गया बेटा? क्या करना है पॉइंट नंबर 3 में? लीव क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स। बोलो मेरे साथ, लीव क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। और मुझे लग रहा है सबको समझ में भी आ रहा है और याद भी हो रहा है। नाउ वी कम टू द फोर्थ मंथ। गवर्नमेंट ये कहती है भैया, ये 3 के अलावा एक और आइटम है, फोर्थ आइटम, हम 10 मंथ से ज्यादा एग्जेम्पशन देना ही नहीं चाहते। हो सकता है कि आपका लीव्स क्रेडिट, आपका लीव्स क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स हो सकता है कि 15 महीने 20 महीने आ जाए, क्योंकि एक बंदा यदि 30 साल से ये काम कर रहा है तो उसका लीव्स क्रेडिट कितना आ जाएगा? 30 महीने का। हो सकता है कि उसे छुट्टियां बिल्कुल ही नहीं ली हो, तो 30 माइनस 0, तो लीव बैलेंस आ गया 30। तो 30 माइनस 0 30 होता है, तो 30 इंटू एवरेज सैलरी ज्यादा होगी आपकी। लेकिन पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है कि हम एग्जेम्पशन देना चाहते हैं सिर्फ 10 महीने, दैट्स। तो 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ विच एवर इज लोअर। मतलब किसी भी केस में 10 महीने से ज्यादा का आपको एग्जेम्पशन गवर्नमेंट देना ही नहीं चाहती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो पूरा का पूरा लीव सैलरी एनकेसमेंट एग्जेम्प्ट है। याद हो गया बताओ? कितने पॉइंट है बेटा? पॉइंट नंबर 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? पहला पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम 25 लाख रुपीस की लिमिट है, आपको याद रखना है। थर्ड, लीव क्रेडिट एज पर आईटी, लीव क्रेडिट एज पर आईटी इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। एंड फोर्थ क्या होगा अपना? 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का मतलब सेम ही रहेगा, तो अपने वापस से डिस्कस किया नहीं, इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? इन चारों में से कौन सा लेंगे? विच एवर इज लोअर, और ये लोअर अमाउंट क्या होगा? एग्जेम्प्ट। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल। क्वेश्चन में ये ध्यान से देख लेना पूछा क्या है,
यदि क्वेश्चन बोल रहा है लीव सैलरी एनकेसमेंट का एग्जेम्पशन कितना होगा, तब तो इन चारों में से जो लोअर होगा वही आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना अमाउंट टैक्सेबल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस इन चारों में से जो लोअर अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होगा। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन इन द क्लास? नहीं? नाउ वी कम टू द अनदर नोट। Leave salary received by the legal heirs or family members in respect of leaves credit। मतलब एम्प्लॉय मर गया, तो एम्प्लॉय मर गया तो जितना भी लीव्स क्रेडिट का जो बैलेंस पड़ा था वो किसको मिलेगा? वापस से तो मजाक करेंगे नहीं अपन। तो जो भी लीव्स क्रेडिट का जो भी आपका बैलेंस है, वो जो भी यदि इन द डेट ऑफ द एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय की डेथ होने पर वो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको जो अमाउंट रिसीव्ड होगा एग्जेम्प्ट इन द एंड ऑफ रेसिपिएंट, एग्जेम्प्ट इन द एंड ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि एम्प्लॉय के एंड में टैक्सेबल नहीं हो सकता, एम्प्लॉय तो ऑब्वियसली डेट विल बी, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के एंड में क्या होगा? डेट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। क्या तो कोई डाउट? जैसे यहाँ पे भी वापस से मैंने समझा है कि एवरेज सैलरी आपको लास्ट 10 मंथ्स की लेनी है, लेकिन यदि कोई एम्प्लॉय यदि रिटायर्ड हुआ 16 जुलाई को, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जिस मंथ में वो रिटायर्ड हुआ इग्नोर्ड नहीं होगा। आपको 16 जुलाई से 16 जून, 16 जून से 16 मई, 16 मई से 16 अप्रैल, इस तरीके से आपको लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज करना है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि आपको एक बार समझना है, लीव्स अलाउड बाय एम्प्लॉयर, लीव्स अलाउड बाय द एम्प्लॉयर, थर्ड पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। लीव्स अलाउड बाय द एम्प्लॉयर 1.5 महीना पर ईयर, लीव्स टेकन 10 मंथ्स टोटल, 10 मंथ्स टोटल, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज 20 ईयर्स। तो आपको लीव्स का बैलेंस निकालना है। तो लीव्स का बैलेंस कैसे निकालोगे बेटा? 20 इंटू 1.5, 20 इंटू 1.5 कितना हुआ? 30 माइनस 10, 20। ये क्या है? एक्चुअल लीव्स बैलेंस। और यदि इनकम टैक्स से अकॉर्डिंग निकालना हो तो 20 माइनस 10, 10 मंथ्स। और जल्दी हो गया। वापस से सुनो, ये जो लीव्स बैलेंस जो मैंने निकाला है ना, ये एक्चुअल निकाला है, क्योंकि लीव्स कितनी अलाउड है? जब पढ़ना आता है सबको, क्या बात है, वेरी गुड। तो लीव्स अलाउड 1.5 महीना है, एक साल में 1.5 महीना, तो मैंने काम कितना किया? 20 साल। तो 20 इंटू 1.5 करूंगी तो कितना हुआ? 30। तो 30 महीने की छुट्टियां अलाउड थी, जिसमें 10 मंथ्स की छुट्टियां मैंने ले ली। तो मेरी छुट्टियों का बैलेंस कितना बचा? 20। किन किन को नहीं आया? ये तो आना ही है। अब मैंने दूसरा पॉइंट पूछा पॉइंट नंबर सी के लिए। कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर सी। क्योंकि पॉइंट नंबर सी में क्या लिखा होता है बेटा? लीव्स क्रेडिट एज पर आईटी। तो आईटी के अकॉर्डिंग कितना लीव्स बैलेंस होगा? जल्दी बताओ। तो उसमें ये लिखना पड़ेगा लीव्स अलाउड, एक्चुअल नहीं, लीव्स अलाउड एज पर आईटी। आवाज नहीं आ रही बेटा? लीव्स अलाउड एज पर आईटी। और आईटी क्या बोलता है? एक साल का 1 मंथ, 1 ईयर का 1 मंथ। कितने साल काम किया आपने? 20 साल। तो 20 साल का कितना महीना? 20 महीना। आवाज नहीं आ रही? 20 क्या ली थी आपने? 10। तो 20 महीने की छुट्टियां अलाउड थी, 10 महीने की छुट्टियां आपने ले ली। तो बैलेंस कितना आईटी के अकॉर्डिंग? 10 मंथ्स। नहीं आया समझ में? पूरा क्वेश्चन लेंगे तो मैंने ऐसे बीच में एक बार समझा दिया, यहाँ पे देखो आ गया होगा। अपन पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 1, question number 1, Mr. A retired from office. Mr. A retired from office on the 15th Feb 2024. Leaves available to him 2 months every year. Completed 20 years of services. Leaves taken by him 10 months. Average salary 10,000 per month. Actual amount received as per leave encasement rupees 4 lakh. Compute taxable amount as per leave encasement to him. मैं तुम लोगों को 3 मिनट का टाइम देता हूं, करो बेटा। सबसे पहले ये देख लिया करो क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिया हुआ है या नहीं, और यदि क्वेश्चन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय करके कहीं दिया हुआ नहीं है तो साइलेंट में यही माना जाएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और ये बात आप एग्जाम में चाहो तो लिख भी सकते हो कि हमने प्रिज्यूम्ड किया है कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो ऐसा होता, क्योंकि हम नॉलेज झाड़ने में कमी बिल्कुल भी नहीं रखते, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। यस, डू इट फास्ट एवरीवन। यस, हमने एक बार ट्राई कर लिया है, एक बार देख लेते हैं फटाफट, गलती से भी कभी आंसर आ जाता है। पहला पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 4 लाख रुपया। पॉइंट नंबर बी, मैक्सिमम 25 लाख रुपीज, इतना सबका सही है। थर्ड, लीव्स क्रेडिट एज पर आईटी, लीव्स क्रेडिट एज पर आईटी, लीव्स क्रेडिट एज पर आईटी मुझे निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा लीव्स अलाउड एज पर आईटी कितना होगा, मैंने कितना सर्विसेज कंप्लीट किया, दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 22 ईयर्स, और 1 ईयर का 1 मंथ, तो 22 ईयर्स का 22 मंथ, नहीं कंफर्म? तो 22 मंथ्स का लीव्स अलाउड एज पर आईटी माइनस लीव्स टेकन एक्चुअली 10 मंथ्स, तो 22 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा? 12। एवरेज सैलरी क्वेश्चन में निकालने की जरूरत ही नहीं है, दे रखी है। तो एवरेज सैलरी कितनी है? 10,000 पर मंथ, तो इनटू 10,000। और फोर्थ में क्या आएगा? 10 मंथ्स, 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ। तो इन चारों में से जो लोअर आएगा वो कितना आएगा? 1 लाख रुपीज। आपने अमाउंट कितना रिसीव किया था? 4 लाख। 1 लाख का एग्जेम्पशन, तो टैक्सेबल अमाउंट 3 लाख रुपीज। ऑलमोस्ट पूरी क्लास का सही, नो कंफ्यूजन। I think clear to everyone, no doubt, no confusion।